हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ क्लास से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने हैं वाले हैं फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है गोइंग टू स्कूल। देखिए, वैसे तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। बट जो स्टिल क्वेश्चन आने के चांसेस है कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन आ सकता है, वो इस तरीके से है। जैसे इसमें बताया गया है कि अलग अलग स्टेट्स में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। जैसे असम है, असम में स्कूल जाने के लिए बच्चों को बैम्बू ब्रिज क्रॉस करना होता है। इसी तरीके से अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में बच्चों को स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का यूज करना होता है। तो अलग अलग स्टेट्स में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आने का चांस है कि असम में, राजस्थान में, लद्दाख में या प्लेन वैली एरियाज है, वहां पे बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं। एक एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये क्वेश्चन आ सकता है पुली के बेस पे कि पुली क्या है, किस तरीके से यूज की जाती है, किस तरीके से वर्क करती है। इसके बेस पे क्वेश्चन आने के चांस है। वैसे आया नहीं है, मैं आइडिया बता रही हूँ, जनरल आइडिया कि किस बेस पे, अगर ये चैप्टर के बेस पे क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ओके। जैसे ये है वलम। वलम जो केरला है, केरला में वलम का यूज किया जाता है। वलम मतलब होता है स्मॉल वुडन बोर्ड। तो एक वलम का यूज किया जाता है बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह स्कूल पहुंचाने के लिए। राजस्थान में कैमल कार्ड्स का यूज होता है। प्लेन वैली एरियाज में, विलेज एरियाज में बुलॉक कार्ट का यूज होता है। यस, इसी के साथ ये जो टीचर्स नोट है, टीचर्स नोट को पढ़ने की भी बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके बेस पे भी क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं कि बच्चों को अगर हम ये एक्टिविटी करवा रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, या बच्चों से हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट है, या हम ये एक्टिविटी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे डिस्कस डिफरेंट मोड्स दैट चिल्ड्रन यूज टू कम टू स्कूल, help them identify the possible dangers and discuss the safety aspects. You may discuss with them environment friendly ways to traveling. तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि आप ही करेंगे एक्टिविटी तो क्या इसका बेनिफिट है, बच्चे क्या सीखेंगे, किस तरीके से सीखेंगे। इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। ओके। वैसे क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आ जाने के चांसेस हैं। चैप्टर पढ़िएगा जरूर, बहुत छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चैप्टर को स्किप मत करेगा। ओके। इसके बाद जो चैप्टर है ईयर टू ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बेसिस पे आपको अक्सर क्वेश्चंस पेपर में मिल जाएंगे। देखिए, ईयर टू ईयर चैप्टर्स बेसिकली क्या है, इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके बताया गया है कि एनिमल्स किस तरीके के होते हैं, और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस तरीके से एक पर्टिकुलर एनिमल में या उसके स्पीसीज में या उस तरीके के एनिमल्स में देखने को मिलती है। इन्होंने क्या किया है कि डिस्कशन बेस्ड मेथड को यूज किया है कि जैसे किस एनिमल के ईयर दिखते हैं और किस एनिमल के ईयर्स नहीं दिख सकते। उसके बेसिस पे पहले हमें इन्हें कैटेगराइज करना है, जैसे डक, जिराफ, एलिमेंट एंड एलिफेंट, स्नेक, एंट, क्रो, लिजर्ड, किस किस ईयर दिखते हैं, किसके नहीं दिखते, पहले उसे कैटेगराइज करो। इसको कैटेगराइज करने के बाद हम एक अलग कैटेगरीशन बनाएंगे। कैटेगरीशन कैसे बनाएंगे कि किस बर्ड के, जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स के हमारे को कान नहीं दिखते, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, कान नहीं है। कान तो होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं भी कान की जगह, जो फेदर से कवर होते हैं। इसी तरीके से हमारे क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है, ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कौन से एनिमल्स के ईयर के प्लेस पे होल्स होते हैं या ईयर्स दिखाई नहीं देते। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। पहले हमने ईयर्स का देखा, अब स्किन के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया जाता है कि कौन से एनिमल्स की स्किन हमें दिखाई देती है या किस एनिमल की स्किन किस तरीके की होती है। जैसे कि हर एनिमल की स्किन पे बाल नहीं होते हैं, लेकिन स्किन तो हर किसी एनिमल की होती है। तो इस तरीके से हेयर है या नहीं है, इसके बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे फॉक्स, फ्रॉग, माउस, हैंड, क्रो, कैट, कैमल, बुफेलो, पिकॉक, पिग, किसके ईयर्स और कान होते हैं, किसके स्किन होती है, किसके फेदर्स होते हैं स्किन की जगह। तो इस तरीके से आपको ये लिस्ट आउट करना है। ये किस तरीके से करवाया गया है ये देखना। अभी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देखने वाले हैं, जो आपको पता चला कि अच्छा तो इस तरीके के एनिमल्स में ये फीचर्स होते हैं। जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट के बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ स्किन है, ऐसा नहीं है, उनके भी स्किन पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाल होते हैं। तो इसी तरीके से अब आ जाता है एक कैटेगरीशन कि कौन से एनिमल्स एग ले करते हैं और कौन से नहीं करते। जैसे अभी हमने जो एनिमल्स की लिस्ट देखी है कि किसके बाल होते हैं या किसके ईयर्स होते हैं, उन्हीं में से हमें फाइंड करना है कि किसके बेबीज होते हैं और कौन एग लेस करते हैं। उसके बेसिस पे हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। और इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो चीज है इम्पोर्टेंट। देखिए, क्या आपने नोटिस किया, दोज एनिमल्स, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, those animals whose ear you can see have hair on their body, जिसके कान आपको दिखाई देंगे उसकी बॉडी पे आपको हमेशा बाल दिखाई देंगे। जैसे कि डॉग, कान दिखाई देते हैं, उसकी बॉडी पे बाल होते हैं और वो हमेशा बेबीज बॉर्न करते हैं, वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। लेकिन जिस एनिमल के आपको कान नहीं दिखाई देते, लाइक बर्ड, उनके बाल नहीं होते,
उनके फेदर्स या स्केल्स होते हैं और वो एग लेस करते हैं। ये वाला कंसेप्ट आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एग लेस वाले की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर जो बर्थ देते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, तो ये चैप्टर इस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है, वो इसी तरीके का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। एंड सेम थिंग फॉर द टीचर्स या टीचर्स नोट आप स्किप नहीं करेंगे, इसे भी पढ़िएगा क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अ डे विद नंदू। इसमें एलिफेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स से बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मदर्स मदर इज कॉल्ड नानी माँ। वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अभी हम जो चैप्टर्स देखेंगे ना उसमें ना मलयालम वर्ड्स का यूज हो रखा है। तो मलयालम में हम नानी को, दादी को, दीदी को, मामी को क्या बोलते हैं उसके बेस पे टीचर्स नोट में मेंशन किया है। और वो क्वेश्चन आपसे पेपर में 100% पूछा जाता है कि मदर्स मदर को आप मलयालम में क्या कहेंगे, या फिर आप मदर्स की सिस्टर को मलयालम में क्या कहेंगे। क्वेश्चन हमेशा आपका पेपर में आता है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं भले ही वो मार्क करवा रही हूँ, लेकिन प्लीज चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट के बेस पे क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड twigs इन अ डे। ये जो 100 किलोग्राम इन अ डे लीव्स ट्विग्स एंड एडल्ट एलिफेंट, ये कीवर्ड्स हैं। जरूर याद रखिएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, कितना वो खाता है, किस तरीके से वो खाता है, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है। ये मोर देन की जगह लेस देन 100 पेपर में दे सकते हैं। ये 100 की जगह 200 दे सकते हैं। ये एडल्ट की जगह यंग वन दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट करके कुछ भी दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि क्या स्टेटमेंट है। जो एडल्ट होते हैं वो 100 किलो से ज्यादा की लीव्स ट्विग्स एक दिन में खा सकते हैं। और एलिफेंट्स ज्यादा रेस्ट नहीं करते, वो हार्डली 2 से 4 घंटे सोते हैं। और एलिफेंट्स को मड में, मिट्टी में, पानी में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि मिट्टी उनकी स्किन को कूल रखती है और बड़े बड़े उनके कान फैन की तरह काम करते हैं। और ये जो एलिफेंट्स होते हैं ये अपने ईयर्स को फ्लैप करके अपने आप को ठंडा रखते हैं। दिस बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से पढ़िएगा। जैसे दे स्लीप फॉर ओनली 2 hours टू 4 hours, तो ये 5 to 6 hours का कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। तो ये वाला पैराग्राफ ऐसा जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद करना होगा। ओके, ये वाला पॉइंट भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कहा है कि नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेज 200 kilograms। ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि अगर कोई एलिफेंट जो 3 months का है तो उसका वेट 200 kilograms होता है, 100 होता है, या 120 होता है, 250 होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका ऑलमोस्ट वेट कितना होता है, 200 किलोग्राम। ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ जाता है। You have read about Nandu and an elephant herd. An elephant herd has mainly females and baby elephants. The oldest female is the leader of the herd. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old. Then they leave their herd and move around alone. Nandu will also leave his herd when he is that old. This box is also important क्योंकि ये एलिफेंट के बारे में है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, एक तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कौन से एनिमल्स है जो एक साथ रह के खाना सर्च करते हैं। तो एलिफेंट के अलावा कौन से जो हर्ड में रहना प्रेफर करते हैं और हर्ड के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में कई बार पूछा भी गया है। तो जैसे स्पाइडर स्पाइडर है वो अकेला रहता है, लेकिन एंट है या फिर वास्प है ये ग्रुप में रहना प्रेफर करते हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंगली वो मूव करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि एक है, व्हाई डू यू थिंक द ईग्रेट इज सिटिंग ऑन द बिफेलो। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बिफेलो के ऊपर कौन सा एनिमल बैठता है। और ये बैठता है मतलब एक जनरल फैक्ट भी है, क्योंकि ईग्रेट को बिफेलो से वो जीवाणु मिल जाते हैं जो ईग्रेट खाता है। तो इस कारण ईग्रेट बिफेलो पर बैठना प्रेफर करता है। क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसे आपको याद करना होगा, वरना एक जनरल क्वेश्चन है। अगर आप इसे याद भी नहीं करते मतलब ध्यान रख लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन है, जंगल में एनिमल्स की किस तरीके से कंडीशन रहती है। तो बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए ये चीज दी गई है। तो किस तरीके से बच्चों का पढ़ाएंगे, या क्या रीजन है इस चैप्टर को पढ़ाने का, या क्या रीजन है बच्चों को इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ाने का। जैसे शेख है, भालू है, ये घोड़े, इनको हम किस तरीके से देखते हैं।
क्यों ये बच्चों को पढ़ाया जाता है? बच्चों को बेसिकली सेंसिटाइज करने के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर है स्टोरी ऑफ अमृता। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार इसके ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार आपको सेम टू सेम एग्जैक्ट वर्ड एग्जैक्ट ऑप्शंस के साथ रिपीट होते हुए मिलेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन तो ये रहा, खेजड़ी ये जो विलेज है कहाँ पर है? ये जोधपुर राजस्थान में है। या यहाँ पे आपको एक ट्री मिलेगा, खेजड़ी ट्री। आपको ध्यान है मैंने फिफ्थ क्लास का एक चैप्टर पढ़ा रही थी नेपेंथीज, उसमें मैंने आपसे कहा था कि लिस्ट बना के चलना ट्रीज की, क्योंकि हम काफी सारे ट्रीज पढ़ने वाले हैं। एक नेपेंथीज के बारे में आपने लिख लिया होगा अब तक, तो अब आपको लिखना है इसके बारे में, खेजड़ी ट्री के बारे में। इसकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती चाहिए वो साथ साथ लिखते जाना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, और खेजड़ी के बारे में आप क्या जानते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर स्किप मत करेगा, सारा डिटेल में पढ़ेगा, क्वेश्चन भी पढ़ेगा और साथ साथ जो पैसेजेस है वो भी पढ़ेगा। हालांकि मैं आपको सिर्फ वो मार्क करवा रही हूँ जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्लीज इसे स्किप मत करिएगा। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है बिश्नोई। बिश्नोई बेसिकली क्या है? वो लोग हैं जो राजस्थान में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि पेड़ को बचाने के लिए किसने मुहिम चलाई थी? तो ये जो ट्राइबल एरिया था बिश्नोई का, इन्होंने कहा था कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रीड जरूर करिएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है इस पेपर से आ जाता है वो ये वाला है। Cage tree is mainly found in desert area. First point. It can grow without much water. Second point. Its bark is used for making medicines. Third point. People cook and eat its fruit beans. Fourth point. Its wood is such that it will not be affected by insects. This is important. वो कौन सा पेड़ है जिसके बाग से या जिसके वुड से इंसेक्ट को कोई प्रभाव नहीं पड़ता? जिसकी वुड का यूज हम करते हैं तो वो इंसेक्ट से कोई असर नहीं पड़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट लीव्स ऑफ द खेजड़ी एंड द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एक ये पॉइंट आपका, एनकरेज चिल्ड्रन टू आस्क देयर एल्डर्स अबाउट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। हम बच्चों को क्यों ऐसा कहें कि वो अपने एल्डर्स से इंसेक्ट्स एनिमल्स के बारे में पूछे, क्या होगा, क्या बेनिफिट रहेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि हम बच्चों को क्यों कहें कि वो जो एनिमल्स बर्ड्स उनके आसपास में रिड्यूस हो रहे हैं, उसका क्या रीजन है, वो क्यों इसके बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट रहेगा, क्या बच्चों को सीखने को मिलेगा। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आपको कई बार आया हुआ है। तो ये वाला जो टीचर्स नोट है फॉर द टीचर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ टीचर्स नोट कहीं स्किप मत करना, क्योंकि कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अनिता एंड द हनी बीज। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। जैसे अभी सेकंड थर्ड फोर्थ देखा हमने, ईयर टू ईयर, नंदू डेविड नंदू या फिर खेजड़ी ट्री का देखा, सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे बोचा विलेज कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर बिहार में। ये मतलब क्वेश्चन में आ जाता है कि बोचा विलेज कहाँ पर है, तो बहुत इजी है, कहाँ पर है? बिहार में, मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको इसका आ जाता है, व्हाट इज आरटी एक्ट? आरटी एक्ट क्या है? 2009, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कहा गया था कि उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका सीडीपी में या फिर ईवीएस में ये पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन ये रहा आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे ये वाला पैसेज, ये वाला पैराग्राफ मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर्स। किस फ्लावर का यूज किया जाता है, या फिर हनी बीज किस फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं? लीची फ्लावर से। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हनी बीज कब अपने एग्स को ले करते हैं? अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम पीरियड होता है तब हनी बीज अपने एग्स को ले करते हैं, ये बी कीपिंग का बेस्ट टाइम है। तो सेकंड क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है कि कौन सा बेस्ट टाइम माना जाता है बी कीपिंग के लिए? तो जो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम है वो बी कीपिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि जो बॉक्सेस हैं, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको आ जाता है, अगर एक बॉक्स इतने का है तो 2 बॉक्स कितने के पड़ेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि हनी बीज के लिए सिरप बनाने के लिए किसका यूज होता है? शुगर का यूज किया जाता है हनी बीज के लिए सिरप बनाने के लिए, और बीहाइव को क्लीन करने के लिए मेडिसिन का यूज किया जाता है। बी कीपिंग का पूरा एक कोर्स होता है, वो कोर्स करना मैंडेटरी होता है अगर आपको बी कीपिंग करनी है तो। ओके, एक क्वेश्चन, एक पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट भी आपका कई बार क्वेश्चन में रिपीट हो जाता है। लीची फ्लावर्स कब आते हैं? जनरली जो लीची ट्रीज होते हैं, लीची फ्लावर्स होते हैं, फरवरी में आते हैं। फरवरी का महीना जो है वो लीची के फ्लावर्स का
माना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका पेपर में, कई बार पूछ लिया गया है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसी पॉइंट में क्वेश्चन आ जाता है। तो फरवरी में ट्रीज के, जो लीची ट्रीज होते हैं उसमें फ्लावर आना शुरू होते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्लावर्स कब आते हैं, या बी कीपिंग का बेस्ट टाइम कब है, या फिर कब आपको बी कीपिंग करनी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से ये वाला पैराग्राफ भी आपका काफी 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 इंपॉर्टेंट है। एवरी beehive has one queen bee that lays egg. There are only a few males in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. These bees work all day. They make the hive and also look after the baby bees. They fly around the flower in search of nectar. They collect nectar from flowers for honey. When one bee finds flower with the nectar, it does a special kind of dance by which other bees can know where the nectar is. The worker bees are very important for the beehive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. All the bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as worker. मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज, कोई सा भी स्टेटमेंट देके पूछ लिया जाएगा कि इसके बारे में आप क्या समझते हैं, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। आंट्स लीव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज, एक ये भी है कि आंट्स मतलब हनी बीज की तरह कौन सा है जो साथ रह के काम करना प्रेफर करते हैं। क्वीन आंट्स lays eggs, soldier ants look after and guards the ants nest. Worker ants are always busy looking for food, bringing it to the nest. Termites and wasps also live like this. इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि भी हाइव हनी बीज की तरह कौन है जो साथ रहना प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो पैसेजेस मैंने मार्क करवाए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है, इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चन आ जाता है। वैसे मैं ये आपको सजेस्ट करती आई हूँ हर बारी की जो स्टेटमेंट से पैसेजेस मैंने मार्क नहीं करवाए तो उन्हें इससे स्किप मत करेगा, उन्हें भी पढ़ेगा, आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर ओमनास जर्नी, ये भी आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये ट्रैवलिंग बेस्ड चैप्टर है। इसमें बेसिकली ओमना अपनी ग्रैंडमदर के घर जाती है, तो उसके बेस पे चैप्टर है कि कैसे जाती है, क्या क्या क्रॉस करती है, क्या क्या देखती है, किस तरीके से देखती है, उसके बेस पे ये चैप्टर दिया गया है। ये बेसिकली उसी की डायरी, डायरी के कुछ पार्ट्स को हमारी बुक में मेंशन किया गया है। ओके, तो दो तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ जाते हैं। ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है। पूरा पढ़ने की जरूरत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है प्लेसेस का, कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि गांधीनगर कहाँ है, तो गांधीनगर का जिक्र इस चैप्टर में किया गया है, वो गुजरात में है। इसी तरीके से गुजरात से केरल जाने के बीच में कौन कौन सी जगह आती है, कौन कौन सी जगह को ये क्रॉस करते हैं, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो मत करिएगा इस चैप्टर को स्किप, क्योंकि इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन आ जाता है स्पेशल डिशेस का। डिशेस का इन द सेंस जैसे ढोकला विद चटनी, कहाँ का फेमस है ये, ढोकला चटनी है आपको गुजरात का फेमस। इसी तरीके से अभी गुजरात की बात करें, मतलब गुजरात में ये लोग हैं तो गुजरात की डिशेस देख रहे हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे ये मुंबई को भी देखेंगे, ये आगे और भी प्लेसेस देखेंगे, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंगली डिशेस बदलेंगे, तो डिशेस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आ जाता है ये वाली डिश कहाँ की है, इस तरीके से। ओके, जैसे ये है अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है, वलसड़ कहाँ है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसकी लिस्ट बनाते चलना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली स्टेट्स चेंज होते जाएंगे, तो स्टेट्स के अकॉर्डिंगली आपको फिल करना होगा या फिर आपको लिस्ट बनानी होगी कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ रही है। जैसे ये कोझिकोड, कोझिकोड कहाँ पर है, इस तरीके से क्वेश्चन ये आपका पूछ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गांधीधाम अहमदाबाद वलसड, ये गुजरात में है, कोझिकोड केरल में है। तो क्वेश्चन आपको आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बिलोंग्स टू केरल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बिलोंग्स टू गुजरात, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। तभी मैंने कहा प्लेसेस और डिशेस का आपको यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना होगा, उसकी पूरी लिस्ट बनानी होगी कि कौन सी प्लेस कहाँ पर है। जैसे मान लो गुजरात का भी चल रहा है तो गुजरात में कौन कौन सी प्लेस आई है लिखते चलना, गुजरात में कौन कौन सी डिश आई है लिखते चलना, क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर भी ओमनास जर्नी का ही है, उसका सेकंड पार्ट। ओमनास जर्नी जो है वो 3 चैप्टर्स में कवर हो रही है, जिसमें से सेकंड चैप्टर ये रहा, फ्रॉम द विंडो। फ्रॉम द विंडो से जब हम देखेंगे तो इसमें नया वर्ड आ रहा मडगांव। मडगांव कहाँ पर है, गोवा में। तो इस तरीके से आपको ये लिखते चलना है। ओके, कि कौन सी जगह, कौन सी सिटी, कौन सा प्लेस किस स्टेट में आ रहा है, क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछ लेते हैं कि ये सिटी, ये जगह, ये डिश कहाँ की है, कहाँ पे बिलोंग करती है, या फिर गुजरात की कौन सी सिटी है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ओके,
तो ये चैप्टर इसलिए मैं कहा डीपली स्टडी करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। मैं मार्क नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ बार बार ये पूरा का पूरा चैप्टर आप पढ़िएगा। भले ही सिर्फ एक दिन में ये 3 चैप्टर ओमनास जर्नी का ही पढ़ना, इसके अलावा भले ही कुछ मत पढ़ना, लेकिन ये चैप्टर डीपली पढ़ना। एक क्वेश्चन आ जाता है टनल का, टनल के अंदर का कैसा सिनेरियो रहता है। जैसे ये टनल में जाते तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, वहां पे कोई भी ब्राइटनेस नहीं होती है और वहां पे ठंडक भी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पेपर में पूछ लिया जाता है कि टनल में अगर आप जा रहे हो तो वहां का किस तरीके का एनवायरमेंट रहने वाला है। ओके। ए केरला रूट फ्रॉम गोवा टू केरल हैज टोटल 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। ये भी याद करने की जरूरत है कि गोवा से लेकर केरल तक का कितना ब्रिजेस है, कितना टनल्स है, पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से जैसे आगे इडली वड़ा, इडली वड़ा कहाँ की डिश है, केरल साइड की। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, डिशेस के बेस पे भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ओके। तो जैसे ये गुजरात से लेके केरल तक जा रहे हैं तो बीच में कितनी सिटीज आएंगी, स्टेट्स आएंगी, और ये लैंग्वेजेस, मलयालम कहाँ बोली जाती है, कोंकणी कहाँ बोली जाती है, मराठी, गुजराती, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस चीज पे ध्यान मत रखना कि मैंने कुछ मार्क नहीं करवाए, ये आपको अपने आप करना है। पूरा चैप्टर रीड करिएगा। वट डू यू कॉल देम, देखिए जैसे वट डू यू कॉल देम में यहाँ पे आप देखेंगे ये वलियम्मा हाउस, अम्मुमास हाउस। तो ये क्या है, वलियम्मा कौन होती है, अम्मुम्मा कौन होती है, पूछ लिया गया है क्वेश्चन में कई बार। तो जो मदर की बड़ी बहन है उसे आप वलियम्मा कहते हैं, और जो मदर की मदर है जिसे हम नानी कहते हैं, इन्हें यहाँ मलयालम में अम्मुम्मा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मदर की अगर बड़ी बहन है तो उसे मलयालम में कहा क्या जाता है, और मदर की मदर है तो उन्हें मलयालम में क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है। ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है रीचिंग ग्रैंडमास होम, ग्रैंड मदर्स हाउस, ये भी इंपॉर्टेंट है। वही ओमना जर्नी का ही थर्ड पार्ट है जैसे मैं बता रही थी। तो अब ये क्या है कि आप अपने केरल में अपने वलियम्मा के या फिर अम्मुमा के घर पहुंच चुके हैं। तो अब ये वहां जाके क्या करने वाले हैं, किस तरीके से एंजॉय करेंगे, ये उसका डिस्क्रिप्शन है कि इन्होंने वहां पे क्या किया, किस तरीके से किया। जैसे फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग, वर्किंग अलोंग विद द बैंक्स, ये सारा ये देख रहे हैं, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन है इनकी जर्नी का कि ये रास्ते में क्या क्या देख रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ओके। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैंने ज्यादा कुछ मार्क नहीं करवाया है, क्योंकि इसमें जब आप अपने आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट है, ये जो आपका क्या है, ये टिकट, ट्रेन की टिकट। तो ट्रेन की टिकट में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन से पूछा जाएगा कि कौन सी चीज है जो ट्रेन की टिकट में मेंशन होती है या ट्रेन की टिकट में मेंशन नहीं होती। एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है जैसे पीएनआर, इसका फुल फॉर्म क्या है, पीएनआर का क्या फुल फॉर्म है, ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या उसमें मेंशन होता है। तो क्योंकि उसके बेस पे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ट्रेन की टिकट पे भी क्वेश्चन आ जाता है। और ये रही वो लिस्ट, देखिए ये पूरी लिस्ट है गांधीधाम से लेकर कि कौन कौन सी जगह है रास्ते में आएगी और कौन सी लास्ट स्टेशन रहेगी। बात यह है कि आपको ये इस तरीके से करना है कि आपको ये ध्यान रहे कि ये जैसे कि वलसर, ये सारी चीजें आपके गुजरात में आएगी, फिर भिवाड़ी रोड महाराष्ट्र, मडगांव गोवा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि कौन सा स्टेट, कौन सी सिटी या कौन सा एरिया है, कौन सा लोकेशन है, किस स्टेट में बिलोंग करता है, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स के स्टेशन के नाम है, इसमें ये नहीं दिया कि कौन से स्टेट में कौन सा स्टेशन आ रहा है। तो आपको चैप्टर इस कारण भी पढ़ना है कि आपको पता चल जाए केरल में, गुजरात, महाराष्ट्र में, गोवा में कौन कौन सी सिटीज आ रही है, ताकि आप उनके नेम लिख सको और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आए तो आप उसे मार्क कर सकें। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सारे के सारे। मैंने खास मार्क इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आपको सारा रीड करना है। ऑल दो मैं बीच में बताते चली हूँ कि आपको किस तरीके से रीड करना है, क्या क्या उसमें कवर करना है। ओके। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है चेंजिंग फैमिलीज। ये चैप्टर आपका कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वैसे ज्यादा लेंथी चैप्टर है नहीं, सिर्फ 5 मिनट का चैप्टर है। चैप्टर चुटकियों में आपका खत्म हो जाएगा। जो इसके जनरल क्वेश्चन आने के चांसेस है वो यही चांसेस है कि बच्चों को हम उनके एक्सपीरियंस शेयर करने की अपॉर्चुनिटी क्यों दें, किस तरीके से फैमिली में चेंज आता है, बच्चों को किस तरीके से बताया जा सकता है, किस तरीके से उनके एक्सपीरियंसेस लिए जा सकते हैं। या बच्चों को अगर हम चेंजिंग फैमिली के बारे में पढ़ाएं कि किस तरीके से न्यू पर्सन आ रहा है या एक पर्सन जा रहा है, बच्चों को कैसे पता चलेगा, क्या उसे समझ बनेगी, क्या उनको एक्सपीरियंसेस रहेंगे, इसके बेसिस पे ये पूरा चैप्टर दिया गया है। तो कम्प्लीटली योर चॉइस, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको ये है कि नहीं नहीं पढ़ना है, सब जो भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, तो
आप इस चैप्टर बेझिझक स्किप कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक अभी तक हम जैसे 9 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, तो इस लेक्चर के लिए 9 चैप्टर्स काफी रहेंगे। बाकी के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम 18 चैप्टर्स, और जो थर्ड सेट आएगा उसमें बाकी के बचे हुए 9 चैप्टर्स, टोटल 27 चैप्टर्स है, तो सारे कवर करने वाले हैं। तो ये जो आपका लेक्चर है 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्लास 4 का, 9 चैप्टर्स करके। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, बाकी में हम 18 फिर 27 चैप्टर्स बचे हुए सारे कवर कर लेंगे। कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप इसे इंस्टाग्राम dailybytes_kanika इस पे आप जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं कि प्रीवियस में किस तरह के क्वेश्चंस आए ये देखना है, या फिर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंगली मॉक्स चाहिए, तो आप डेली बाइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट dailybytes.in यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीटेट के दोनों पेपर, सीटेट के मॉक और प्रीवियस ईयर दोनों देखने को मिलेंगे। आपको अकॉर्डिंगली जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज मॉक चाहिए तो आप टॉपिक वाइज मॉक की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है, जो 20 मई से शुरू हो रहा है। एनरोल करने के लिए अभी भी आपके पास 5 दिन है, लेकिन डिले मत करिएगा। अगर सीट फुल हो गई तो आपको एनरोलमेंट नहीं मिलेगा। एनरोल करने के लिए आपके पास है 19 तक का टाइम। जितना जल्दी हो सके इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो दूंगी, उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि क्या टाइम टेन्योर रहेगा, कितना फीस रहेगा, क्या क्या कवर किया जाएगा। हम सब कुछ वैसे कवर करने वाले हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी वो इम्पोर्टेंट है आपके जानना। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन।